गुड इवनिंग बच्चों, सुन पा रहे हो भाई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी। तो वो जो क्वेश्चन दिए थे कुछ किए क्या किसी ने? HC वर्मा वाले। फिर कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अगर रॉड में पार्टिकल आके टकराता है तो हिंज रिएक्शन या हिंज का इम्पल्स कितना होगा ना, इम्पल्स लिख देते हैं उसको। ये कैसे बताएंगे, ये ज़रा सीख लेते हैं ना। अच्छा, इसका आपके CBSE से कोई लेना देना नहीं है, ये प्योरली IIT का कॉन्सेप्ट है, तो उसको उसी तरीके से समझना। तो लेट्स से हम एग्जांपल में ये ले लेते हैं कि हमारे पास रॉड, पिछली बार हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था शायद, मुझे बताओ, जिसमें रॉड शायद हमने 3m मास की ली थी, पार्टिकल m मास का लिया था और u लिया था, ऐसा कुछ किया था हमने क्या? देखो नोट्स अगर। Yes, sir. इसमें आंसर बता दो बेटा, क्या आया था अपना? इसमें हमारे पास ओमेगा की वैल्यू कितनी आई थी, ये बता दो एक बार। U by L, U/L आया था, अच्छा क्योंकि V0 आया था. अच्छा, V0 आ गया था इसमें। हाँ सही कह रहा हूँ, ओमेगा एल यू आया था और V0 आया था, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हम भी क्या करते हैं, इसी को लिख लेते हैं। ओमेगा की वैल्यू आई थी U/L और V बराबर 0, पार्टिकल रुक गया था टकरा के ना। तो अब यहाँ पे देखना कि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन तो सिर्फ ये है, इस बात को समझ सकते हो? भाई टकराने से पहले सिर्फ पार्टिकल चल रहा था राइट की तरफ और mu मोमेंटम था। अच्छा, मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन देखते हैं, तो पार्टिकल तो रुक गया है, रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ जा रहा है? रॉड का सेंटर ऑफ मास इधर जा रहा है, कितने से जा रहा है? ओमेगा L/2 से। इसको पहले कंफर्म करो कि रॉड का सेंटर ऑफ मास, भाई रॉड घूम रही है ओमेगा से, तो हर पॉइंट की स्पीड जो है वो ओमेगा आर से बताई जा सकती है। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड कितने से आगे जा रहा है, ये कंफर्म कर लो कि हाँ ओमेगा L/2 सही लिखा हमने, सही है ना? तो हमारे पास मोमेंट ऑफ सिस्टम कितना हो गया, ये हो गया 3m, जो कि हो गया मास, इनटू ओमेगा L/2। ये चेक कर लो, ओमेगा एल की वैल्यू बाय द वे u है, तो ये 3mu/2 हो जाएगा, है ना? इसको चेक कर लेना। अच्छा, मोमेंटम ऑफ सिस्टम पहले mu था, अब 3mu/2 है, तो ये बढ़ गया है कि कम हो गया, एक बार चेक कर लो। Sir, omega L/2 कैसे एक बार वापस से? बेटा देखो ना, ऐसा अगर कोई रॉड है जो इस हिंज के अबाउट रोटेट कर रही है ना ओमेगा से, तो कोई भी पॉइंट ले लो आप जो r डिस्टेंस दूरी पे हो, इसकी लीनियर स्पीड ओमेगा r होगी ना। Yes, sir. तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड जो है वो हिंज से L/2 दूर है, सही है ना? Yes, sir. तो जो उसका स्पीड हुई वो ओमेगा L/2 हो गई, और हमने मास ऑफ द सिस्टम इनटू सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, इसी को लीनियर मोमेंटम कहते हैं। सिस्टम का लीनियर मोमेंटम लिखना हो तो ऐसे ही लिखते हैं, आ जाएगा ये। बोलो भाई। चलो,
तो पी सिस्टम हमारे पास 3mu/2 आ गया है ना बाद में, और अब आ गया mu। तो ये बढ़ा है कि कम हुआ है, एक बार ये चेक कर लो, मोमेंटम बढ़ गया है कि कम हुआ है। चलो मान लेते हैं कि समझ में आ रहा है आपको कि बढ़ गया है, तो इसका मतलब हिंज का इम्पल्स जो है वो है पी सिस्टम की फाइनल वैल्यू माइनस पी सिस्टम की इनिशियल वैल्यू। तो ये कितना आ गया हमारे पास 3mu/2 माइनस mu, तो ये बराबर हो गया mu/2। ये आंसर आ गया है इसका, ठीक है। और क्योंकि ये पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या हुआ है कि हिंज ने राइट की तरफ इम्पल्स लगाया है। अच्छा, राइट की तरफ इम्पल्स क्यों लगा होगा, ये बात समझने की है कि ये जो पॉइंट है इसने इधर जाने की कोशिश की होगी। हिंज पे जो पॉइंट अटैच्ड ना, इसने इधर जाने की कोशिश की होगी, तो हिंज ने एज अ रिएक्शन इसको इधर इम्पल्स लगाया होगा। इस बात को समझ लेना। तो अभी फिलहाल डिस्कशन का कंक्लूजन ये निकला कि हिंज ने जो इम्पल्स लगाया वो mu/2 है, टुवर्ड्स राइट है। अब इसी में एक काम कर लेते हैं, सेम क्वेश्चन में हम लोग ये कर लेते हैं कि हमने ये हिंज लगा रखा है, वही पार्टिकल, यही 3m मास L लेंथ की रॉड है, पार्टिकल इस बार हमारा सेंटर पे आके टकरा रहा है, एकदम सेंटर पे आके टकरा रहा है m मास का u स्पीड से। इस बार परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कराते हैं और सॉल्व करते हैं। इस बार क्या आंसर आएगा एक बार वो देखते हैं। तो पार्टिकल आके टकराया, टकराने के बाद रॉड घूम गई ओमेगा से, पार्टिकल की स्पीड कम होकर v हो गई। तो हमने लिखा इनिशियल मोमेंटम mu, फाइनल मोमेंटम, अच्छा मोमेंटम तो हम कंजर्व इसमें करते ही नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं। तो हमने लिखा mu L/2, ये एंगुलर मोमेंटम लेकर पार्टिकल आया था, ये बन गया mv L/2 प्लस 3m/L² ओमेगा। तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, इक्वेशन हो गई यहाँ पे v प्लस ओमेगा L इक्वल टू u/2, v/2 प्लस ओमेगा L इक्वल टू u/2। एक इक्वेशन आ गई, इसको नोट कर लो एक बार, ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट द हिंज की इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन जो लेंगे इक्वेशन ऑफ रेस्टिट्यूशन की है, वो लिख देते हैं। तो टकराने के बाद जिस पॉइंट पे टकराया, यानी सेंटर पे टकराया, उसकी स्पीड है ओमेगा L/2 माइनस जिस पार्टिकल से टकराया उसकी स्पीड हो गई v इक्वल टू इनिशियल स्पीड u हो जाएगा। तो यहां लिख देता हूं मैं, बल्कि हाँ ऐसे ठीक है, इसको लिख देते हैं हम माइनस v प्लस ओमेगा L/2 इक्वल टू u, ऐसे लिख देते हैं। तो अगर हम ये वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें, देखना इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें नीचे वाली इक्वेशन में, तो v खत्म हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास आ जाएगा 2 ओमेगा L/2 प्लस ओमेगा L/2, तो 5 ओमेगा L/2 आ जाएगा, और इधर हो जाएगा u प्लस u, तो ये बन जाएगा 2u। तो हमारे पास ओमेगा L की वैल्यू कितनी आ गई, 4u/5 आ गई। ओमेगा L की वैल्यू हो गई 4u/5, और वही वैल्यू अगर हम यहाँ यूज़ कर लें तो ओमेगा L/2 2u/5 हो जाएगा, तो माइनस v प्लस 2u/5 इक्वल टू u हो जाएगा। तो v की वैल्यू कितनी हो गई, v की वैल्यू हो गई 2u/5 माइनस u, है ना, तो ये हो जाएगा माइनस 3u/5। ये एक बार चेक कर लो सब लोग, यानी पार्टिकल इस केस में टकरा के वापस चला गया। एक बार नोट कर लो, नोट हो जाए तो मुझे बता देना कि हाँ नोट कर लिया हमने। फिर इसमें हिंज ने कितना इम्पल्स लगाया ये फाइंड कर लेंगे।
कर लिया, नोट कर लिया सबने? चलो मान लेते हैं। तो हमारे पास P ऑफ द सिस्टम इनिशियल, ये तो MU है ना। P ऑफ द सिस्टम फाइनल लिख लेते हैं, फाइनल ये हो जाएगा -3mu/5, ये तो पार्टिकल के लिए हो गया, प्लस 3m इंटू ω/L/2, ये सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड के लिए लिख दिया हमने। और ω/L हमारा 4u/5 है, ध्यान रखना। तो ये हो गया -3mu/5 प्लस 3/2 इंटू 4u/5, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, ये हो गया -3mu/5 और ये हो गया 6mu/5। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा हमारे पास, 3mu/5 ही आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, देखो पिछली बार हमारा मोमेंटम बढ़ गया था, इस बार कम हो गया है। मोमेंटम mu था, 3mu/5 रह गया है। तो हिंज ने कितना इम्पल्स लगाया होगा, तो हमने कहा फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो 3mu/5 माइनस mu, तो ये आ जाएगा -2mu/5। इसका मतलब इस बार जो हिंज ने मोमेंटम जो इम्पल्स दिया है वो लेफ्ट की तरफ दिया है। पिछली बार राइट की तरफ दिया था, इस बार लेफ्ट की तरफ दिया है। समझो इस बात को। ठीक है, तो अगर ये नोट कर लिया है तो फिर एक बात समझते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है कि हिंज कभी राइट की तरफ लगाता है इम्पल्स, कभी लेफ्ट की तरफ लगाता है। तो आप ये देखो, जब इसने यहाँ हिट किया तो हिंज का इम्पल्स जो लगा वो राइट की तरफ लगा। जब इसने सेंटर पे हिट किया तो हिंज का इम्पल्स लेफ्ट की तरफ लगा। इसका मतलब क्या ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे अगर हिट करता पार्टिकल आके तो हिंज का इम्पल्स 0 होता। मेरी बात समझना, अगर आपने यहां हिट किया तो हिंज राइट की तरफ इम्पल्स लगा रहा है। अब आप ऊपर होते जाओ तो लगेगा तो राइट की तरफ ही, लेकिन कम होता जाएगा। कम होते होते यहां आते हुए 0 हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप ऊपर हिट करोगे हिंज वापस लगना शुरू होगा, लेकिन लेफ्ट की तरफ लगना शुरू हो जाएगा। अब आप कहीं भी हिट करो यहां से यहां तक, तो वापस से हिंज का इम्पल्स बढ़ना शुरू हो जाएगा और लेफ्ट की तरफ लगता रहेगा। इसका मतलब एक पॉइंट ऐसा है, यहाँ पे कोई एक ऐसा पॉइंट है जहां पे अगर हम आकर हिट करें, पार्टिकल आकर टकराए, तो हिंज कोई तरह का इम्पल्स नहीं प्रोड्यूस करता है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इससे बहुत सारी साइंस हमें समझ में आती है। इस पॉइंट को हम लोग ऐसा कहते हैं, है ना। तो इसको लिख लो, कंक्लूजन में ऐसा लिख लो कि देयर मस्ट बी a point on the rod where if a strike is made का मतलब हुआ टक्कर मारी जाए ना। if a strike is made, the hinge does not exert any क्या, impulse, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ परकशन, EPERCU, SSION, एक एस ज्यादा लगा दिया मैंने, परकशन, PERCU सेंटर ऑफ परकशन। यानी वो पॉइंट किसी लीनियरली एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट पे जिस पे अगर हिट किया जाए
तो हिंज पे कोई रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं होता है या हिंज से कोई इम्पल्स जनरेट नहीं होता है। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है अभी समझेंगे, लेकिन फिलहाल पता करते हैं कि सेंटर ऑफ परकशन है कहाँ पे। नोट कर लो एक बार इसको। चलो मान लेते हैं नोट कर लिया होगा अभी तक आपने। तो अब हम ये सेंटर ऑफ परकशन ढूंढते हैं, कैसे मिलेगा वो देखते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ परकशन जो है ये एक यूनिफॉर्म रॉड के केस में आर डिस्टेंस की दूरी पर है, ठीक है ना। इसको पी लिख देते हैं, सेंटर ऑफ परकशन को पी। यहाँ पर हम एक इम्पल्स लगाते हैं जे, यानी ये वो स्ट्राइक किया हमने तो जो इम्पल्स हमने लगाया वो है। अगर पार्टिकल आके टकराता तो वो भी यही लगाता है ना। अब क्योंकि हिंज कोई भी इम्पल्स जनरेट नहीं कर रहा है तो ये सारा का सारा जे किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, इस रॉड के MVCM में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। इस बात को समझ लो एक बार अच्छे से। अगर हिंज ने यहां से कोई इम्पल्स लगाया होता तो हम लिखते जे प्लस माइनस जी एच। वो प्लस माइनस जी एच का मतलब हुआ अगर राइट है तो प्लस है, लेफ्ट है तो माइनस है, इक्वल टू MVCM लिखते अगर होता तो। क्योंकि अब हिंज ने नहीं लगाया तो जो हमने दिया इम्पल्स जे वही सारा किस में कन्वर्ट हो गया, MVCM में। ये नोट कर लो एक बार। और VCM है होता कितना है, ये होता है ओमेगा L/2 यूनिफॉर्म रॉड के केस में, तो वो लिख देते हैं। तो कुल मिला के इक्वेशन बन गई J इक्वल टू M ओमेगा L/2। सही है ना, एक बार देख लो इसको। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अच्छा यही J जो है ये एक एंगुलर इम्पल्स भी दे रहा है JR, J टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस R, और वो बराबर क्या होना चाहिए, I अबाउट द हिंज इनटू ओमेगा। वो I ओमेगा होना चाहिए, और I कितना लिखेंगे हम, mL²/3 इंटू ओमेगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना कुछ। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास देखो R आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2L/3 के बराबर आ जाएगा। ये बार चेक कर लो इसको। समझ सकते हैं। सर हाँ बेटा। सर एक बार इक्वेशन 2 से रिपीट कर दीजिए प्लीज। हाँ देखो इक्वेशन 2 क्या है, पहले इसको समझना कि जो इम्पल्स हमने दिया है ना रॉड को J, उसी इम्पल्स का एक एंगुलर इम्पल्स भी है, यानी जो घुमाएगा। J तो क्या करेगा, सेंटर को आगे बढ़ाएगा, चलाएगा, तो वो तो हमने पहली इक्वेशन में लिख दिया J इक्वल टू MVCM। अच्छा फिर जो एंगुलर इम्पल्स आया वो हमने लिखा J क्रॉस R, मतलब वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर वाला, तो वो J टाइम्स R लिख दिया हमने। एंटी क्लॉकवाइज ध्यान रखना है ना। तो ये JR क्या कर रहा है और घुमा रहा है, तो उसने क्या प्रोवाइड किया, एंगुलर मोमेंटम। कितना, I ओमेगा। I किसके अबाउट, जिसके अबाउट घूम रहा है, तो हिंज के अबाउट mL²/3 टाइम्स ओमेगा। समझ सकते हो। यस सर। ठीक है, तो कुल मिला के अभी ये समझ में आया हमें कि जो सेंटर सॉरी हिंज है वहां से 2/3 ऑफ द लेंथ फॉर अ यूनिफॉर्म रॉड, हिंज से यानी एंड से 2/3 ऑफ द लेंथ पे अगर कोई स्ट्राइक करे आकर, तो यहां हिंज में कोई तरह का क्या नहीं प्रोड्यूस होगा, इम्पल्स। इम्पल्स नहीं प्रोड्यूस होगा। अब इसकी यूटिलिटी क्या है, लगेगा अब इतनी लंबी बकवास हमने क्यों करी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी यूटिलिटी है।
यूटिलिटी लिख दिया मैंने, यूटिलिटी है ना। इस कॉन्सेप्ट की बहुत इंपॉर्टेंट यूटिलिटी है, वो समझते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम बेसबॉल का। हालांकि हमें एग्जाम्पल क्रिकेट का लेना चाहिए, बट क्रिकेट बैट जो है वो उतना यूनिफॉर्मली डिजाइन नहीं होता है, उसकी भी बात कर लेंगे हम लोग, है ना। बट बेसबॉल बेटर एग्जाम्पल है। सबने बेसबॉल बैट देखे हैं, आपकी पिटाई हुई उससे तो अलग बात है, लेकिन देखे सबने होंगे। कुछ इस तरह के होते हैं, ये बात ठीक है ना। अब होता क्या है, जो ये बेसबॉल है ये वैसे तो यूनिफॉर्म रॉड नहीं है, बट इनको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि इनका जो सेंटर ऑफ मास रहे, वो देखो ये आपने यहाँ से इसको होल्ड करना है, आपकी जो ग्रिप बनेगी इसके चारों तरफ, ये आपका हाथ हो गया है ना, ये आपने इसको होल्ड करके रखा हुआ है, यहाँ से पकड़ा हुआ है। सेंटर ऑफ मास इस तरह से डिजाइन कर रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास लगभग लगभग सेंटर में आ जाए। तो अब यहां से 2/3 लेंथ ले लो, ये सेंटर ऑफ परकशन बना के नहीं बना, ये हिंज हुआ जहां से आपने पकड़ा है इस बेसबॉल बैट को, और ये जो लेंथ है आपकी 2/3 लेंथ के आसपास मान लेते हैं, है ना। थोड़ा डिजाइन इम्परफेक्शन होगा तो आगे पीछे हो सकता है, बट ये पॉइंट सेंटर ऑफ परकशन बन जाएगा। हाँ हाँ ना बोलो। यस सर। यस अच्छा, सर। अब होगा क्या देखो, जब बॉल आएगी है ना, वो बॉल आपकी तरफ आ रही है, तो जब ये यहाँ हिट करेगी तो यहां पे कोई झटका नहीं लगेगा, समझ सकते हो इस बात को। वो झटका ही तो इम्पल्स है ना जो हिंज लगा रहा है। हिंज कौन है, आपका हाथ है, आपकी रिस्ट है बेसिकली, जिसके अराउंड ये बैट घूम सकता है ना। तो आपकी रिस्ट पे कोई भी झटका नहीं लगेगा अगर यहां पे हिट हुई बॉल तो। ये बात समझ सकते हो कि नहीं। अगर ये बॉल यहाँ हिट हुई तो भी आपके रिस्ट में झटका आएगा, यहाँ हिट हुई तो भी झटका आएगा। कभी आपने क्रिकेट खेलते हुए ये चीज महसूस की है कि बैट के एक सर्टेन हिस्से पे बॉल लगे तो हाथ में झटका आता है। यस सर। ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो इसको हम क्या देते हैं, ये हमारे बैट का है स्वीट स्पॉट। मतलब हर प्लेयर ये चाहेगा कि बॉल को वो कहां से हिट करे, सेंटर ऑफ परकशन। सेंटर ऑफ परकशन से हिट करे, सो दैट वो जो मतलब जर्क लगेगा उसकी रिस्ट में, है ना, इंजरी होने के चांस जो होंगे वो मिनिमाइज हो जाएंगे। ये बात समझ रहे हो। और बेस्ट शॉट जो होगा, मतलब उसका जो इफेक्ट आएगा वो बहुत ही बढ़िया वाला आएगा, पूरी ताकत अपनी जो है वो उसमें लगा सकते हो। बात समझ रहे हो। अच्छा, क्रिकेट बैट ऑल्दो है ना इतना यूनिफॉर्म डिजाइन का नहीं होता, बट अगर हम उसका क्रॉस सेक्शन भी देखें तो क्रिकेट बैट जो होता है उसमें इस तरीके से हैंडल होता है, उसके बाद ये इस तरीके से डिजाइन हो जाता है, यहाँ से जाता है ना, और ऐसे होते हुए वापस कुछ ऐसे आ जाता है, यहाँ से थोड़ा बहुत और कर्व डिजाइन होता है। बट ये एक हिस्सा देख रहे हो जो थिकेस्ट पार्ट है बैट का, ये वाला पोर्शन। तो इमेजिन कर सकते हो कि क्रिकेट बैट में जो स्वीट स्पॉट होता होगा वो यहाँ कहीं होता होगा। इमेजिन कर सकते हो इस बात को। और हर बैट्समैन चाहेगा कि बॉल यहाँ से हिट की जाए। कभी कभी आपने क्रिकेट ऑब्जर्व किया हो तो उसमें देखा होगा एक बहुत ही प्यारी सी आवाज़ आती है जब शॉट लगता है और बहुत लंबा वाला सिक्स जाता है, आपको वो आवाज़ सुन के समझ में आ जाता है कि ये बॉल छक्के पे जाने वाली है। क्या कहते हो, होता कभी ऐसा। चलो मान लेते हैं ऐसा ऑब्जर्व किया है आपने, है ना। तो कहने का मतलब हुआ कि क्रिकेट बैट में भी एक स्वीट स्पॉट होता है, बस क्या होता है कि वो आपको प्रैक्टिस के थ्रू लोकेट करना होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो अच्छे बैट्समैन होते हैं, प्रोफेशनल जो प्लेयर्स होते हैं, वो अपने बैट को लेकर बहुत पर्टिकुलर होते हैं कि वो अपना एक सेट ऑफ बैट्स रखते हैं और उसी के साथ खेलना प्रेफर करते हैं। ऐसा नहीं करते कि मान लो उनका बैट कभी है ना टूट जाए, कुछ हो जाए, तो वो किसी भी रैंडम बैट को मंगा के खेलना शुरू कर देंगे। नहीं, वो उनके किट में जो बैट्स होंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि ये वाले बैट जो है इनका स्वीट स्पॉट कहाँ है, वो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने खेला हुआ है उस बैट से, है ना। तो उसका आइडिया उनको बिल्कुल अच्छे से है, तो खेलते वक्त वो उसको बॉल को उस पॉइंट से हिट कर सकते हैं। आई होप कि ये बात समझ रहे होंगे। फिर ये तो क्रिकेट बैट हो गया, बेसबॉल की बात हम समझ गए। एक बात समझ लेते हैं,
हालांकि ये समझो, पुराने ज़माने में लोग तलवारबाजी करते थे तो इस तरह की तलवारें होती थी। यहाँ से आप इसे होल्ड करोगे, ये ग्रिप बन गई आपकी तलवार पे, है ना, और ये आपका ब्लेड हो गया। ठीक है जी, ये वो नाइट्स वाली तलवार हो गई। हर बहुत तरह की तलवारें होती थी, ठीक है ना, बट हम वो नाइट वाली तलवार का एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें भी एक स्वीट स्पॉट होता होगा। अब अगर दो लोग तलवार बाजी कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो वो कोशिश करेंगे ना कि जो तलवार एक तलवार से तलवार टकराए वो इस पॉइंट पे टकरानी चाहिए। इसका फायदा क्या होगा? यहाँ टकराने से क्या फायदा होगा? हाथ में झटका कम लगेगा। तो कई बार आपने वो सीन देखा होगा फिल्मों की, तलवार से लड़ते हुए एक आदमी की तलवार दूसरे की तलवार से टकरा के छूट जाती है, हाथ से छूट जाती है। वो हाथ से छूटने के चांस तब होंगे जब या तो यहाँ हिट करे दूसरे की तलवार आके, या यहाँ कहीं हिट करे, ठीक है ना। उस केस में हाथ में इतना झटका लगेगा कि रिस्ट जो है उसको झेल नहीं पाएगी और हाथ से तलवार छूट जाएगी। तो सोर्ड्स में भी जो होता है एक स्वीट स्पॉट होता है ना। तो मैक्सिमम इफेक्ट के लिए कि अगर आपको अपनी सोर्ड को मैक्सिमम इफेक्टिवली यूज करना है तो वो पॉइंट पता होना चाहिए। दैट्स वाई जो सोर्ड्समैन होते थे, है ना, वो भी अपनी तलवार को लेके बहुत ही पर्टिकुलर होते थे कि नहीं इसी से लड़ूंगा मैं, है ना, क्योंकि आज तक इसी से लड़ता आया हूँ। तो उनके जो सोर्ड डिजाइनर होते थे वो भी बड़े मतलब माने हुए लोग होते थे कि नहीं एक पर्टिकुलर डिजाइनर होगा वही उनकी सोर्ड डिजाइन करेगा, क्योंकि उसको पता है कि भाई है ना हर बार इसी तरह से डिजाइन करना है कि उसका स्वीट स्पॉट उसी जगह पे आए, है ना। तो आप, है ना, मान लो आपकी तलवार टूट भी जाती है तो आप उसी की दुकान में जाके बोलोगे भाई नई तलवार मुझे दे दो, और क्योंकि वही डिजाइनर यूज कर रहे हो आप, तो हर बार आपको सेम डिजाइन मिलेगा, है ना। तो बहुत सारे फिजिक्स में इसके यूटिलिटी हैं, वो समझ सकते हैं। आई होप कि ये बात समझ आ गई होगी। चलो जी, तो ये तो हमने बात कर ली रोटेशन में। अब रोटेशन में सीखने को हालांकि जी एडवांस के हिसाब से हमारे पास बहुत कुछ है, बट उसके लिए मैं थोड़ा टाइम आप लोगों को देना चाहूँगा कि पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएं, है ना। कुछ क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करा देता हूँ, फिर हम अगली क्लास में ग्रेविटेशन पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है जी, तो अभी जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है एच.सी. वर्मा में, क्वेश्चन नंबर 68 दिया हुआ है, CV 68 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें एक रॉड है यहाँ हिंज की गई है, इसको कहा गया मीटर स्टिक है, ये ना मीटर स्टिक, तो ऑब्वियसली 1 मीटर की है और 240 ग्राम इसका मास दिया हुआ है। फिर उसके बाद कहा हुआ है कि एक मास है 100 ग्राम का जो कि एक स्ट्रिंग से अटैच किया गया है, इसी के बराबर लेंथ का है, 100 ग्राम का मास है, इसको 100 ग्राम लिख देते हैं। ये स्ट्रिंग है जिससे अटैच्ड है और अभी हॉरिजॉन्टल लेवल में होल्ड करके रखा है। ये वर्टिकल प्लेन में रॉड जो है अभी सस्पेंडेड है। जब इसको छोड़ेंगे तो ये इस तरीके से घूमता हुआ आएगा सर्कल में और यहाँ वाले एंड पे आके हिट करेगा। तो इसने कहा है कि इनिशियली द रॉड इज केप्ट वर्टिकल, द पार्टिकल कोलाइड्स विद द लोअर एंड ऑफ द स्टिक एंड स्टिक्स देयर। पार्टिकल यहाँ पे आता है और आके चिपक जाता है। तो आपको बताना है कि जो मैक्सिमम एंगल जिससे रॉड उठ जाएगी टकराने के बाद, मान लो मैक्सिमम एंगल को थीटा कह रहे हैं, ये कितना होगा। इसको नोट कर लो एक बार, कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। क्वेश्चन रिलेटेड कोई डाउट है तो पूछ लेना एक बार। सबसे पहला एक क्वेश्चन का आंसर दे दो कि जब ये पार्टिकल आके टकरा रहा होगा, मैं थोड़ा दूर बना देता हूँ, वैसे तो एकदम यहीं पे से टकराया इससे, जब ये आके टकरा रहा होगा इसकी स्पीड क्या होगी, कौन बताएगा मुझे। ये इसकी स्पीड है u, इसको क्या लिखूं मैं, जब यहाँ से यहाँ तक आया तो कितनी स्पीड से आके टकराएगा।
कोई भी। सिंपल वर्क एनर्जी पावर का कॉन्सेप्ट है। तो बिल्कुल सूर्यांश सही कह रहे हो, रूट 2 GL बिल्कुल सही है ना। यू जो होगा वो अंडर रूट ऑफ 2GL हो जाएगा, ठीक है ना। इसको देख लेना अच्छे से, अंडर रूट 2GL है ना। फिलहाल के लिए इसको यू ही कह देते हैं। तो छोटा एम बड़ा एम या के टकराया। अच्छा, चिपकने वाले केस बहुत आसान होते हैं, उसमें सिर्फ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन होता है। तो जब ये आया तो इसने कितना एंगुलर मोमेंटम रखा था हिंज के अबाउट, तो था छोटा एम यू बड़ा एल, है ना, ये है। अच्छा, आने के बाद कितना हो जाएगा, तो आई ऑफ द सिस्टम लिख देता हूँ मैं, इनटू ओमेगा लिख देता हूँ, आई ऑफ द सिस्टम इनटू ओमेगा। सिस्टम क्यों लिखा मैंने, क्योंकि अब ये पार्टिकल चिपक गया है तो सिस्टम का पार्ट बन गया है। कोई लिखवा सकता है मुझे आई ऑफ द सिस्टम कितना है पार्टिकल के चिपकने के बाद हिंज के अबाउट इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? कोई भी। सिस्टम में अब दो चीजें, एक तो रॉड है और एक पार्टिकल है। तो हिंज के अबाउट इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? कोई ट्राई करना चाहे? चलो, ml²/3 तो रॉड के लिए और छोटा ml² ये पार्टिकल के लिए, इनटू ओमेगा इक्वल टू MUL। इसको देख लो एक बार अच्छे से। खैर, यहां से हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, है ना। सब कुछ दिया हुआ है, छोटा एम दिया है, एल दिया है, मीटर स्टिक है तो 1 है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बड़ा एम भी दिया है 240 ग्राम, छोटा एम दिया है 100 ग्राम, सॉल्व कर सकते हैं, ओमेगा आ जाएगा। लेकिन उसने तो पूछा है एंगल कितना घूमेगा, तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा हमें। तो हमने कहा कि एक बार हमारी रॉड अब घूमना शुरू कर चुकी है, सिस्टम घूमना शुरू कर चुका है ओमेगा से, तो इस वक्त इसके पास एनर्जी के नाम पर क्या है वो देख लेते हैं। तो हमने कहा इसको रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं। तो एनर्जी के नाम पे इसके पास एक तो है mgL/2, इतनी एनर्जी तो रॉड की है, सेंटर ऑफ मास की दूरी यहाँ से, प्लस पार्टिकल की 0 है, पार्टिकल तो यहीं चिपका हुआ है इस जगह पे, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, प्लस हाफ आई ऑफ द सिस्टम इनटू ओमेगा²। ये इसके पास है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, आई ऑफ द सिस्टम ओमेगा²। इसको अच्छे से देख लेना एक बार। ये है इनिशियली। उसके बाद क्या होगा, रॉड यहाँ जाके रुक जाएगी। अब रुक गई तो काइनेटिक एनर्जी तो रही नहीं उसके पास, सारी की सारी सिर्फ पोटेंशियल है। तो कितनी हो गई वो, ये इक्वल टू लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, यहाँ से देखना ध्यान से, है ना? ये थीटा डिग्री घुमा है, तो कोई बता सकता है यहाँ पे कि कितना आएगा, यहाँ से दूरी कितनी होगी? नहीं, चलो कोई नहीं। तो आप लिख दोगे mgL/2 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। 1 माइनस कॉस थीटा कैसे होता है कि अगर ये थीटा है तो ये डिस्टेंस जो हुआ ये तो L/2 कॉस थीटा हो गया, सेंटर ऑफ मास की दूरी यहाँ से, तो यहाँ से कितनी हो गई L माइनस L/2 कॉस थीटा। L माइनस L/2, तो मुझे लिखना क्या चाहिए यहाँ पे, मुझे लिखना चाहिए mgL माइनस कॉस थीटा, हाफ कॉस थीटा, ये ठीक है ना, ये लिखना है। चलो, तो मान लेते हैं कि ये भी आप लिख लोगे। अच्छा, फिर
पार्टिकल के लिए कितना है, तो पार्टिकल तो एंड पे चिपका हुआ है, तो उसके लिए तो बहुत सिंपल है, पार्टिकल के लिए स्मॉल mgl 1 माइनस cos थीटा सीधा आ जाएगा। तो ये सेकंड इक्वेशन सॉल्व करके आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब cos थीटा मिल जाएगा, तो एक तरह से थीटा मिल गया। ट्राई कर लेना इसको, आंसर पीछे से मैच कर लेंगे, मैच हो ही जाएगा। क्या रोटेशन में इतना ही है? तो अगर किसी के रोटेशन रिलेटेड कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो, है ना। ग्रेविटेशन तो अगली बार ही पढ़ेंगे फिर हम, है ना। तो रोटेशन से रिलेटेड किसी को कोई डाउट हो, कि कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है जो परेशान कर रहा हो, नहीं समझ में आया हो, आप लोगों के स्कूल में ग्रेविटेशन पढ़ा दिया गया है क्या? ये बताओ जरा मुझे, चैट Yes. में लिख सकते हो आप चाहे तो। यस सर। पढ़ा दिया गया है, ग्रेविटेशन हो गया है, और ग्रेविटेशन के आगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हुआ है क्या? Yes, sir. चल रहा है सर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चल रहा है, अच्छा। उससे आगे SHM हुआ है क्या किसी का? नो सर। SHM तक कहानी नहीं पहुंची, अच्छा। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में फ्लूइड पढ़ा रहे हैं क्या? यस सर। नहीं सर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर तो आज शुरू हुआ है। अच्छा, नहीं तो उसमें क्या इलास्टिसिटी वगैरह पढ़ा रहे हैं या फ्लूइड पढ़ा रहे हैं पहले? सर पहले फ्लूइड। पहले फ्लूइड। सर मेरा करा चुके हैं। अच्छा, आपका सर फ्लूइड हमारे भी हो गया। अच्छा, फ्लूइड हो गया, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर भी हो गया, इलास्टिसिटी वाला पार्ट। यस Yes, सर। sir. अच्छा, तो फिर अब क्या चल रहा है? SHM चल रहा है। सर अभी नया चैप्टर शुरू होगा। अच्छा, नया चैप्टर भी शुरू होना है, अच्छा ठीक है। तो अब रोटेशन के सारे लेक्चर जितने हमारे अभी रिकॉर्डेड आपके पास लिंक्स होंगे ना उनके, उनको एक सीरीज में एक बार सारे देख लेना और रिवाइज करते रहना टाइम टू टाइम, है ना। रोटेशन इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, अगले साल भी बहुत काम आएगा, तो इसलिए कर लें। तो अभी अगर कोई नहीं है किसी के डाउट, तो इसको यहीं सुबह समाप्त कर देते हैं। ग्रेविटेशन कल से पढ़ना शुरू कर देंगे हम लोग, क्या कहते सर हो? मेरा थर्मल एक्सपेंशन तक करा चुके हैं। थर्मल एक्सपेंशन भी हो गया, बहुत सही यार, बड़े सही जा रहे हैं स्कूल वाले। अच्छा, थर्मल एक्सपेंशन हो गया, इसका मतलब वेव भी करा दिया उन्होंने? नहीं है। अच्छा, वेव अभी नहीं कराया, लेकिन SHM करा दिया है, या वेव SHM पूरा ही छोड़ दिया उन्होंने? सर वेव डिलीटेड पोर्शन में है ना हमारे, उसमें तो पढ़ा ही नहीं रहे स्कूल वाले। अच्छा, पढ़ा ही नहीं रहे, मतलब वही मान के चल रहे हैं कि कभी नहीं काम आएगा, अच्छा। डिलीटेड, हाँ, वो इस बार के लिए था डिलीटेड, वैसे तो वो 2021 के लिए वो स्कूल वाले पढ़ा ही नहीं रहे। पढ़ा ही नहीं रहे हैं, सही है सही है। सर हमें ग्रेविटेशन नहीं पढ़ा रहे हैं। अच्छा, आपके में ग्रेविटेशन नहीं पढ़ा है सही है। हाँ सर, ग्रेविटेशन भी नहीं डिलीटेड तो है। हम लोग फिर क्या करें, नया चैप्टर थर्मल शुरू करें क्या, जो सबके लिए कॉमन हो? सर ग्रेविटेशन करते ग्रेविटेशन कर लें। यस। हाँ, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम मेहनत करके पढ़ें और पता लगा कि वो तो काम ही नहीं आ रहा है। हालांकि देखो, ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, अगर फिजिक्स के हिसाब से देखें तो देखो, गवर्नमेंट की तो मजबूरी है, क्योंकि अब उनको लोगों का मन लगाने के लिए कुछ तो करना पड़ता है, तो कभी कभी सिलेबस के साथ छेड़छाड़ कर लेते हैं। बट अगर आप साइंस के हिसाब से देखोगे तो ये जो 11th की साइंस है, SHM हुआ, वेव हुआ, ग्रेविटेशन तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो 12th में आती है बिल्कुल उसी प्रिंसिपल पे सॉल्व हो जाता है, दोनों सिमेट्रिकल रिलेशन है, कूलम्स लॉ और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है ना, तो वहाँ तो इतने बड़ा नहीं है। लेकिन SHM वेव बहुत इंपॉर्टेंट है, और थर्मल फिजिक्स तो यूनिक है, क्योंकि वो 11th में ही आती है, 12th में तो होती नहीं है ना, तो वो भी ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह जो है, अब फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ क्या है, नीट वालों ने तो
उसको बिल्कुल छोटा कर दिया है सिलेबस में से, लेकिन जेई में पूरा आता है, तो उस हिसाब से जेई के हिसाब से फ्लूइड मैकेनिक्स इंपॉर्टेंट है। प्लस जो साइंस है वो भी इंटरेस्टिंग है, मतलब फ्लूइड्स कैसे काम करते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल हुआ, बॉयंसी हुई, ठीक है ना, फ्लूइड प्रेशर हुआ, ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग साइंस है, तो अच्छी चीज़ है। बाकी इलास्टिसिटी और ये सब चीज़ें तो बकवास है ना, इनमें तो कुछ खास करने को होता नहीं। चलो कोई नहीं, हम लोग कल फिर ग्रेविटेशन शुरू करते हैं। तब तक अगर कोई आपको वो डाउट आए रोटेशन वगैरह में तो ना वो डिस्कस कर लेना, देख लेना। ठीक है, तो आज फिर इतना ही करते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे पढ़े ना। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर।